नमस्कार बच्चों, पुष्पा एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं और क्लास को प्रारंभ करते हैं। मैं ये जानती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से तैयारियाँ कर रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में जुटे हुए होंगे। और बच्चों, मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी मेरिट लिस्ट में आएँ और सभी की जो रीड पात्रता है वो क्लियर हो जाए और नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा सा बच्चे आपका एग्ज़ाम हो। तो बच्चों, आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे क्या, कौन सा सिद्धांत देखेंगे? तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत आज हम देखने वाले हैं। और जो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया था, तो इरिक इरिक्सन ने ये सिद्धांत दिया था। अब आज हम इस विषय पे अच्छे से बात कर लेते हैं। और अब मैं ये भी आपसे जानती हूँ कि आपने जो पिछले वाले जो वीडियो हैं बहुत अच्छे से देख लिए होंगे और ये आशा भी करती हूँ कि आपको वो याद भी हो रहे होंगे। ठीक है, मेरे सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत मेहनती हैं और बहुत ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। और इतना भी मुझे आशा है, इतनी आशा है आप लोगों से कि आप लोग पात्रता एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या देखने वाले हैं? इरिक इरिक्सन का जो सिद्धांत है और उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों, इरिक इरिक्सन जो थे, उनका जो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत था साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो कौन सा सिद्धांत के नाम से जाना जाता है इनको? जीवन विस्तार सिद्धांत, जीवन अवधि सिद्धांत और पहचान की खोज सिद्धांत और पहचान संकट का सिद्धांत। कौन कौन से नाम से जाना जाता है? देखिए, जीवन विस्तार सिद्धांत, जीवन अवधि सिद्धांत, दोनों में जीवन आ रहा है तो विस्तार और अवधि। ठीक है, तो जीवन विस्तार हो या जीवन अवधि हो, ये किसका सिद्धांत है? लाइफ स्पेस थ्योरी या लाइफ स्पेन थ्योरी। तो ये किसका है? इरिक इरिक्सन के सिद्धांत है। ठीक है, पहचान की खोज, पहचान का संकट। तो इन्होंने दो ध्रुवीय जो सिद्धांत दिया है, एक नकारात्मक सिद्धांत, एक नकारात्मकता की बात करी है और एक में सकारात्मकता की बात करी है, जो हम आने वाली अभी बात करेंगे इस विषय के ऊपर। तो बच्चों, इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है जीवन विस्तार, जीवन अवधि, पहचान की खोज, पहचान का संकट सिद्धांत के नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। और इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं, वो प्रवर्तक कौन है बच्चों? वो प्रवर्तक है इरिक इरिक्सन। ठीक है, अब हम किस विषय पे बात करेंगे? अब देखो, ये एक छोटी सी थ्योरी है जो मैंने आपको बताई है कि ये क्या है। तो ये है बच्चों, जो इरिक इरिक्सन थे ना, इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो पहले कैसे सिद्धांत दिया? तो ये जो थे ना सिगमंड फ्राइड, इस सिगमंड फ्राइड के सिद्धांतों से काफ़ी हद तक ये सहमत थे। ठीक है, तो कौन? सिगमंड फ्राइड के विचारों से जो इरिक इरिक्सन थे वो काफ़ी हद तक सहमत थे। और इनको क्या कहा जाता है? इनको नव्य फ्राइडवादी भी माना जाता है। लेकिन वो एक बात से सहमत नहीं थे। कौन सी बात से? इरिक्सन का मानना था कि बालक के विकास पर काम प्रवृत्ति का नहीं, यानी जो सिगमंड फ्राइड थे उन्होंने तो काम प्रवृत्ति पर नाम दिया था कि जो बालक का विकास है वो काम प्रवृत्ति से होता है। लेकिन जो इरिक इरिक्सन थे वो सामाजिक अनुभूतियों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इरिक इरिक्सन ने क्या माना था? उन्होंने ये कहा था कि बालक के विकास पर काम प्रवृत्ति का नहीं बल्कि सामाजिक अनुभूतियों का प्रभाव पड़ता है। और इरिक्सन की अपनी कौन सी पुस्तक थी? इरिक्सन की जो पुस्तक थी, देखिए एक मिनट, इरिक्सन की जो पुस्तक थी बच्चों वो थी चाइल्डहुड सोसाइटी। चाइल्डहुड सोसाइटी। तो ये चाइल्डहुड सोसाइटी की पुस्तक किसकी थी? ये इरिक इरिक्सन की थी। और इसके अंतर्गत इन्होंने क्या बताया था? इसके अंतर्गत अपने सिद्धांत को दिया था और जिसमें ये सिद्धांत द्विध्रुवीय है, यानी दो बातें इन्होंने बताई है। इनमें क्या कहा है? एक तो सकारात्मक बात बताई है और एक नकारात्मक परिस्थितियों के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। यानी एक सकारात्मक परिस्थिति और दूसरी कौन सी? नकारात्मक परिस्थिति के बारे में बताया है। एक बार से मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ बच्चों कि क्या बताया है। देखिए,
मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो इरिक इरिक्सन है। और मनोसामाजिक विकास सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो वो कौन कौन से नाम हैं? जीवन विस्तार सिद्धांत, जीवन अवधि सिद्धांत, पहचान की खोज, पहचान का संकट। ठीक है, खोज संकट ध्यान रखिएगा। जीवन विस्तार, जीवन अवधि, पहचान की खोज, पहचान का संकट सिद्धांत के प्रवर्तक इरिक इरिक्सन है। और आप जानेंगे कि इरिक्सन को नव्य फ्रायडवादी भी माना जाता है। ये पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है कि नव्य फ्रायडवादी कौन थे। तो बहुत सारे बच्चे फ्रायड को करके आए थे, ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड को करके आए थे, लेकिन नव्य फ्रायडवादी इरिक्सन को माना जाता है। और जो इरिक्सन थे वो सिगमंड फ्रायड के जो विचार थे ना बच्चों, उनसे काफ़ी हद तक सहमत थे, लेकिन एक बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने, इरिक्सन का मानना था कि बालक के विकास पर काम प्रवृत्ति का प्रभाव नहीं बल्कि सामाजिक अनुभूतियों का प्रभाव पड़ता है। और इनकी फेमस पुस्तक का नाम क्या था? चाइल्डहुड सोसाइटी। आप सभी को याद हो गया होगा। और इस चाइल्डहुड सोसाइटी के अंतर्गत ही इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इन्होंने ये, उनके जो सिद्धांत था वो द्विध्रुवीय था। एक सकारात्मक परिस्थिति थी और दूसरी नकारात्मक परिस्थिति थी। ठीक है, अब हम इनकी जो सिद्धांत है, इन्होंने अपने सिद्धांत की जो अवस्थाएं दी वो 8 अवस्थाओं में इन्होंने बांटा। ठीक है, तो 8 अवस्थाओं में इन्होंने अपने सिद्धांत को बांटा। और अब हम इनके सिद्धांत को समझ लेते हैं एक टेबल के माध्यम से। तो मैं इतना जो भी आपको समझा रही हूँ, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है बच्चों, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूँगी। कौन से सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं? तो हम साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस सिद्धांत को इन्होंने, इरिक इरिक्सन ने जो है इस सिद्धांत को उन्होंने कितने उसमें बांटा? तो इन्होंने बांटा 8 अवस्थाओं के अंतर्गत बांटा। और जो ये बच्चों देखिए कौन कौन सी, 1 2 3 4 और ये 5 जो अवस्थाएं हैं, ये आप सेम टू सेम जो सिगमंड फ्रायड थे, क्योंकि ये सिगमंड फ्रायड के सिद्धांतों से सहमत थे, यानी उनके विचारों से काफ़ी हद तक सहमत थे, है ना। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ को नहीं मानते थे। तो इनको अब जब सहमत थे तो इन्होंने सिगमंड फ्रायड की थोड़ी बहुत उनके अकॉर्डिंग भी काम किया होगा। तो इनकी जो 5 अवस्थाएं थी वो सिगमंड फ्रायड के अनुसार ही थी। देखिए कौन कौन सी अवस्थाएं थी। तो इनके आठों जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर अच्छे से आपको क्लियर करूँगी। ठीक है, अगर इस वीडियो में भी कंप्लीट नहीं होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। कोशिश है इसी में आपको पूरा करवा दिया जाए। तो जो पहली अवस्था थी वो 0 से 1 या 18 माह मानी थी। ठीक है, तो 18 कह सकते हैं, 1.5 वर्ष कह सकते हैं आप। और ये देखिए अलग अलग एग्जाम के वो है कि यहाँ दे भी सकता है, वो 2 वर्ष भी दे सकता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और जो आगे की अवस्था है 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, 5 से 12 वर्ष और 12 से 18 वर्ष, यहाँ तक की जो अवस्थाएं हैं वो सिगमंड फ्रायड से मिलती जुलती हैं, मिलती हुई हैं। और नेक्स्ट जो 3 अवस्थाएं हैं वो 18 से 35 वर्ष और 35 से 55 वर्ष और 55 के बाद। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने द्विध्रुवीय कैसे दी हैं कैसे इन्होंने प्रदर्शित किया है इन परिस्थितियों को। तो वो अब हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पहली अवस्था है कौन सी? 0 से 1 वर्ष या फिर 18 माह हम बोल सकते हैं। और इस अवस्था को हम शेषवा अवस्था बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोल सकते हैं? शेषवा अवस्था, हम इस अवस्था को बोल सकते हैं। और इस अवस्था में जो बालक होता है ना, वो बालक क्या करता है? अपनी माँ पर विश्वास करता है। ठीक है, और परायों से बात नहीं करता, यानी उससे जो प्यार करेगा, प्यार दुलार करेगा, उसी व्यक्ति के पास में जाएगा, उसी व्यक्ति से बातचीत करेगा। अपनों बाहर वाले लोगों से वो बिल्कुल बात नहीं करता। तो अपने परिवार से यानी अपनी माँ पर तो क्या करता है? वो विश्वास करता है।
और जो बाहर वाले लोग हैं उन पर क्या करता है, अविश्वास करता है। इसको एक अवस्था, इसको और भी नाम दिया जाता है, वो क्या है, आस्था बनाम अनास्था, अनास्था। यानी आस्था किस में रखता है, अपनी माँ पर, अपने परिवारजनों पर, और अनास्था किस पर रखता है, बाहर वालों को जिनको वो जानता भी नहीं है। आप जानते हो कि एक छोटा बच्चा होता है, उसको अगर प्यार दुलार किया जाता है तो वो बच्चा उस पर विश्वास करने लग जाता है, और जो विश्वास करता है तो ये फर्स्ट अवस्था हो गई। और जो बाहर वाले बालक होते हैं, यानी बाहर वाले जो पड़ोसी हैं या बाहर वाले लोग हैं, उनको वो बिल्कुल नहीं जानता क्योंकि कुछ पता ही नहीं है, तो अविश्वास उन पर जताता है, यानी उनके पास में जाना भी नहीं चाहता है। नेक्स्ट अवस्था के बारे में बात करेंगे बच्चों। एक कहानी के तरीके से इसको अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और एक छोटे बच्चे को देखिए, छोटा जो बच्चा है उसने क्या क्या गतिविधियां करी हैं, अगर उसके आधार पर आप चलते हुए आएंगे, यानी अपनी कल्पना के माध्यम से। देखिए, कल्पना को भी बहुत अच्छे से माना है हमने, कल्पना आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो आप कल्पना कीजिए कि आप अपने पिछले पास्ट में जाइए और ये देखिए कि एक छोटे बच्चे को देखिए, या अपनी खुद की आपको अवस्थाएं याद है या नहीं होंगी, इतनी शेष अवस्था आपको याद नहीं होगी, लेकिन आप अपने आस पड़ोस में या अपने घर में एक छोटे बच्चे को देखते हैं तो उसके आधार पर इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट अवस्था, तो वो है हमारी, एक मिनट बच्चों, है ना, नेक्स्ट अवस्था हम देखेंगे 18 माह। यानी ये 18 माह की जगह आपको 1.5 वर्ष भी दिख सकता है, आपको 2 वर्ष भी दिख सकता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज वाली बात नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन इतना अंतर नहीं आता है। देखिए कि जो 18 माह से जो 3 वर्ष का जो बच्चा होता है ना, स्वतंत्रता बनाम संदेह है। तो अब आप इसको क्या कहेंगे कि जो एक छोटा बच्चा होता है वो स्वतंत्र होता है, यानी 3 वर्ष तक का जो बालक होता है वो स्वतंत्र होता है, कहीं भी सूसू पोटी कर सकता है, और वो सूसू पोटी कर देता है, कहीं भी कर सकता है, उसको छूट है। तो अचानक अब घर पे मेहमान आए तो माँ ने या उसके परिवारजनों ने उसको क्या कर दिया, डांट दिया। अब डांट दिया तो उस बच्चे को क्या हुआ, संदेह हुआ, और रात को भी वो नहीं, मतलब रात को सो रहा है बच्चा, और सोते सोते भी उसको ये संदेह हो रहा है कि मैंने सूसू कर दिया है या पोटी कर दी है। तो क्या हुआ कि कभी भी इस तरह से हमें हमारे बच्चे को डांटना नहीं चाहिए। स्वतंत्र है बच्चों, उसको एक प्यार से, उससे बड़े लाड़ दुलार से उसको ये बताइए कि बेटा, एक सूसू और पोटी करने की एक जगह होती है और आपको वहीं पर ही जाना है। तो बच्चा क्या होता है इस अवस्था के अंदर, 18 माह से 3 वर्ष में स्वतंत्र होता है। किस लिए, सूसू पोटी वो कहीं भी कर सकता है, और जब उसके माँ बाप डांट देते हैं तो वो रात को भी संदेह है की अवस्था, लज्जा की अवस्था और शक की अवस्था में आ जाता है, यानी स्वायत्तता बनाम लज्जा या शंका, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली देखेंगे हम, 3 से 5 वर्ष की अवस्था। अब 3 से 5 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, इस टाइम पे जो बच्चा होता है ना, बच्चा, तो वो बच्चा क्या करता है, उसके अंतर्गत ये होता है कि अब तो मैं सारा काम मैं खुद ही कर दूंगा। एक 3 से 5 वर्ष वाले बच्चे को देखिएगा कि वो झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा, माँ खाना बना रही है तो खाना बनाएगा, रोटियां बेलेगा। देखिए, अपने याद कीजिए अपने उन दिनों को, या आपके सामने कोई छोटा बच्चा है तो उसको भी देखिए कि वो क्या क्या गतिविधियां कर रहा है, ठीक है। तो सारा काम वो खुद ही करता है, लेकिन क्या होता है, अगर थोड़ा सा काम बिगड़ गया और कुछ हो गया तो उसके गाल पे पड़ गया चांटा, और चांटा पड़ते ही क्या हुआ, उसमें अपराध भाव जागृत हो गया, ठीक है। तो उस 3 से 5 वर्ष की अवस्था कैसी, आत्मबल आ जाता है बच्चे के अंतर्गत। लेकिन जब अगर कोई भी कार्य बिगड़ जाता है तो उसके गाल पे चांटा पड़ जाता है, तो क्या हो जाता है, उसके अंतर्गत अपराध भाव या दोष उत्पन्न हो जाता है। समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम अवस्था 5 से 12 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में ये उत्तर बाल्य अवस्था है, और इस अवस्था को आप सभी जानते हैं कि ये बाल्य अवस्था है। इसमें बच्चा क्या करता है, परिभ्रमण करता है, निरुद्देश्य भ्रमण करता है, खेल खेलता है, चंदा इकट्ठे करता है, माचिस की सीखें इकट्ठा करता है, कंकड़ उछालता है। तो काफ़ी सारी ऐसी गतिविधियाँ करता है, बहुत सारे। लेकिन ध्यान रखिए, लेकिन यदि कोई बच्चा ये कार्य नहीं कर पाता है तो उसके अंतर्गत क्या आ जाती है, हीन भावना आ जाती है। क्यों नहीं करता है, कोई भी कारण रह सकता है,
कोई उसकी ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि वो ये सारे कार्य नहीं कर सकता, तो उसके अंतर्गत क्या आ जाती है, हीन भावना जागृत हो जाती है। अब हम देखेंगे तूफान और संघर्ष की अवस्था को, ठीक है। तो 12 से 18 वर्ष, और इस अवस्था को क्या कहते हैं, किशोरा अवस्था। और इस किशोरा अवस्था में बहुत बड़ी दुविधा है, बहुत बड़ी ये है कि एक जो बच्चा होता है, एक किशोर अवस्था का जो बालक होता है, वो जब बातचीत चल रही होती है, पूरे परिवार की बातचीत चल रही होती है, यदि उसमें वो बच्चा बीच में बोल जाए, अगर अपनी बातों को रखे, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको ये कहा जाता है कि तुम इतने बड़े नहीं हो गए हो कि जो बड़ों के सामने बोल रहे हो। और यदि कुछ बच्चा नहीं बोलता है तो क्या बोला जाता है, अरे अब तो तुम बड़े हो गए हो, कुछ काम किया करो, कुछ अपनी भूमिकाओं का प्रदर्शन किया करो, कुछ तो किया करो। तो उसके बाद में क्या होता है, वो किशोर जो अवस्था का जो बालक होता है ना, उसके अंतर्गत उसकी जो पहचान, देखिए, तो अपनी वो यही नहीं समझ पाता कि आखिर मैं हूँ क्या, ठीक है, मैं कैसे अपनी पहचान बनाऊं। मैं उसको, वो एक कन्फ्यूजन की, एक समस्यात्मक कहा गया है ना, कि समस्याओं में घिरा रहता है, अपनी पहचान में, अपनी भूमिका द्वंद में अपनी भूमिकाओं ढूंढता रहता है कि मेरी आखिर भूमिका है क्या, है क्या रोल है मेरा, किस रोल को मैं अपनाऊं। तो पहचान बनाम संभ्रांति इस अवस्था का नाम दिया गया है। मैं चाहूँ तो इसको बहुत समझा सकती हूँ आपको, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा हमारा, लेकिन बस जितना मैं बता रही हूँ उतना भी अगर आपने ग्रहण कर लिया ना, तो इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इतनी मैं जानती हूँ, ठीक है। 18 से 35 वर्ष, इस अवस्था में क्या होता है बच्चों, इस अवस्था के अंतर्गत सभी किशोर अवस्थाओं वाले बालकों की शादी हो जाती है। देखिए, 19 में होगी, 20 में होगी, 26 में होगी, अरे भाई 30 में तो हो जाएगी ना शादी, और 35 में तक तो हो जाएगी ना। अगर 35 तक भी नहीं हुई तो फिर आप भूल जाइए कि शादी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई नहीं, आजकल हो जाती है बड़े बड़े लोगों की, सबकी, तो आजकल तो 35 के बाद भी शादियां हो जाती हैं। लेकिन फिर भी 18 से 35 वर्ष की आयु जो है क्या होती है, शादी की अवस्था होती है। और इसमें क्या होती है कि दो लोग होते हैं, यानी एक लड़का एक लड़की, उनकी शादी होती है, पति पत्नी होते हैं, बड़े प्यार से दुलार से रहते हैं, और उनमें क्या होता है, घनिष्ठ संबंध हो जाता है। और यदि दोनों पति पत्नी में अच्छे संबंध नहीं होते तो क्या अवस्था होती है, अलगाव की अवस्था होती है, समझ रहे हैं। तो जब दो लोगों की शादी होती है, आपस में लड़का और लड़की की शादी होती है, पति पत्नी होते हैं, प्यार से दुलार से रहते हैं, तो उनमें क्या होता है, घनिष्ठ संबंध। और यदि उनमें प्यार दुलार कुछ भी नहीं है, घृणा की स्थिति है, तो उनमें क्या होता है, अलगाव की स्थिति होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 35 से 55 की आयु। देखिए बच्चों, अब 35 तक आपकी शादी हो गई, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि आप उत्पादकता यानी अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए क्या करेंगे, उनका पोषण करने के लिए उनको बड़े भी तो करेंगे। तो उत्पादकता यानी आप अपने आगे बढ़ाएंगे अपनी शादी की लाइफ को, और उत्पादकता करेंगे यानी अपने कमाई का कार्य करेंगे, बहुत सारी क्रियाएं करेंगे। और जिन लोगों की शादी में जो अलगाव है वो क्या, कैसा जीवन बिताएंगे, निष्क्रिय जीवन बिताएंगे, ठीक है। जो जननात्मकता बनाम स्थिरता, इस अवस्था को नाम दिया गया है। नेक्स्ट अवस्था के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वो कौन सी अवस्था है बच्चों, वो है 55 के बाद, हम दो हमारे दो, है ना। और 55 के बाद क्या, डोकरा डोकरी अलग अलग इकट्ठे बेचारे अलग रह जाते हैं, अकेले पड़े जाते हैं, उनको कोई बच्चा कोई किसी का साथ नहीं देता, बच्चे चले जाते हैं अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने घर गृहस्थी को बसा लेते हैं। और क्या हुआ, और जिनका जीवन क्या था, जिनका जीवन घनिष्ठता से यानी उत्पादकता से बीत रहा था, और तो उनके जीवन में तो क्या आई, उनके जीवन में तो ईमानदारी, और वो डोकरा डोकरी बहुत अच्छे से अपने जीवन को बिता रहे थे, है ना। तो उनमें क्या हुआ, ईमानदारी से अपने जीवन को बिता रहे थे। और जिनका जीवन अलगाव से भरा हुआ था, निष्क्रिय थी जिनके जीवन में, वो आपस में एक दूसरे का साथ नहीं दिया उन लोगों ने, और उनका जीवन कैसा रह गया, निराशा से भर गया उनका जीवन। क्यों, क्योंकि
जब पति पत्नी एक दूसरे का साथ नहीं देते, देखिए एक साइकिल के दो पहिए होते हैं, उसी तरह जीवन में भी दो पहिए होते हैं और वो होते हैं पति और पत्नी। तो लाइफ में अगर बैलेंस रखना है तो दोनों को समान बहुत अच्छे से उनके विचारों का मेल होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और तभी ये जो जीवन है वो घनिष्ठता से अच्छे से बीतता है। उत्पादकता यानी बहुत अच्छी अच्छी कार्य करते हैं, बहुत अच्छे से अपने जीवन को बिताते हैं। और फिर बाद में क्या होता है, दोनों पति पत्नी जब बूढ़े हो जाते हैं 55 के बाद में, तो दोनों इकट्ठे रहते हैं और अपने जीवन के बारे में बातें करते हैं कि हमने किस तरह से अपनी ईमानदारी से अपने जीवन को गुजारा था। लेकिन जिनकी ज़िंदगी में अलगाव होता है, निष्क्रियता होती है, उनका जीवन निराशा से भर जाता है, यानी डोकरा कहीं और डोकरी कहीं, और वो अपने पुराने दिनों को याद करते रहते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करते, हम अपनी पति को इज्जत देते या अपनी पत्नी को इज्जत देते, तो आज जो हमारा जीवन है वो निराशा से नहीं भरा होता। ठीक है, तो ये हुआ 55 के बाद। और इनके एक बार नाम देखिए, मैंने हिंदी टर्म्स देने का बहुत प्रयास किया है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश टर्म्स को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और 1 से 18 शेषवावस्था, प्री बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और पूर्व वयस्क अवस्था, और इसको प्रौढ़ अवस्था भी कह सकते हैं, और मध्य वयस्क अवस्था और उत्तर वयस्क अवस्था। तो इन अवस्थाओं को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, इस टेबल का भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बहुत अच्छे से ले सकते हैं, और मैंने बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर कर रही हूँ, आपके नोट्सों को आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप क्लासें जो अच्छे से दोबारा से वीडियो देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देने का प्रयास करूंगी। काफ़ी बड़ा लंबा वीडियो हो गया है बच्चों, वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मैं वीडियो डालूं तो आपके पास में जो नोटिफिकेशन है वो आ जाए। तो बच्चों यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं। नमस्कार बच्चों।